दिग्विजय देश की आवाज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और आज हम जिस जगह पर हैं वहाँ अभिनंदन जैसी बात तो नहीं है, लेकिन स्मृतियों की बात है। मदन थपलियाल जो कि सुप्रसिद्ध लेखक, चिंतक और विचारक रहे हैं, और लेकिन उनका जो है अपना जीवन बहुत सामाजिक रहा। वे एनडीएमसी में जनसंपर्क के निदेशक रहे हैं और उनकी जो स्मृतियां हैं अपनी अपनी तरह की हैं। तो आज 1 साल जब हो गया है, हम थोड़ा सा उन्हें याद करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो है वे कौन कौन से भाव हो सकते हैं जो कि हमारे श्रोताओं को भी लगेगा कि हाँ, कुछ भीनी भीनी सी महक हम तक भी पहुंच रही है स्मृतियों की। मेरे साथ भाई साहब हैं गोवर्धन प्रसाद जी, और मैं ये मानता हूँ कि आप बड़े भाई साहब हैं उनके। और मैं जब अभी उनसे बात करता था तो भाई साहब की अक्सर जो है चर्चा होती थी कि आज भाई साहब नेपाल चले गए हैं, आज भाई साहब उड़ीसा चले गए हैं। तो मुझे तब ये लगता था कि हर चीज़ वो मेरे साथ शेयर कर लिया करते थे। तो 2 भाइयों में इतना अनन्य प्रेम का होना तो मुझे लगता है कि दुनिया में शायद ही कहीं होगा। भाई साहब, आप भावुक मत होइएगा, लेकिन जो है एक छोटे भाई को आप किन शब्दों में याद करना चाहेंगे? मेरा भाई मेरी आत्मा था और मेरी आत्मा चली गई है। मुझे ऐसे लगता है कि सारा संसार सुना है। मुझे हर समय, हर पल उसकी याद आती रहती है और मैं अभी तक उसको भूल नहीं पाया हूँ। उसके मेरा दाहिना हाथ था मदन, हर बात में, हर जगह मेरे साथ रहता था, मेरे साथ था और मुझे गाइड करता रहता था। जब भी कोई परेशानी होती थी, कोई बात होती थी, तो मैं मदन को याद करता था और मुझसे उससे अच्छा सुझाव मिलता था, अच्छा समाधान मिलता था। मैंने अपना सर्वस्व खो दिया है। मेरा भाई जो है, ऐसा भाई मिलना किसी को भी दुर्लभ है संसार में। जहाँ भी है उसके आत्मा को शांति रहे और मेरी यादों में जब तक जिंदा हूँ वो हमेशा रहेगा। मेरा उसको कोटि कोटि नमस्कार। मैं आपको थोड़ा सा उस दृश्य की ओर ले जाना चाहता हूँ। मुझे याद है कि 3 साल पहले तंगोली गांव में एक मंदिर बन रहा था, ज्वालपा देवी का मंदिर, और तब ये उनकी भावना थी कि हमें ज्वालपा देवी का मंदिर वहाँ जाना है। वो मुझे जो है तमाम फोटोओं को दिखाए थे कि इस तरह से बन रहा है, बड़ी रुचि थी उनकी। अब वो मंदिर तो तैयार हो गया है और मुझे उम्मीद थी कि शायद इस बार जो है बरसी के बाद ये महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हो जाएगा। तो अब किस स्थिति में चल रहा है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि उनकी स्मृतियों का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा उस मंदिर के साथ में है। तो वो मंदिर की क्या स्थिति है? मंदिर बन करके तैयार हुआ जी। मंदिर में मूर्ति स्थापना हो गई है, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। अच्छा। और हमारा विचार है कि अभी अगले ये जून में 16, 17, 18 को वहाँ पूजा की जाएगी गांव में, और पूरा भव्य समारोह होगा। मधु जी का दिया हुआ घंटा वहाँ टांग दिया गया है और उनका साथ तो हमें सहयोग मिलता रहा है।
जी। मधु जी ने हर जगह जगह हमें गाइड किया है, हर सहयोग दिया है और प्रेरणा दी है। जी जी जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मुझे लगता है कि शायद ही इतना मैं किसी और से बात करता रहूँगा जितना कि मैंने मदन भाई जी से बात की होगी। अक्सर जो है जब भी बात होती थी तो 1.5 घंटे से कम नहीं होती थी, और उसमें पूरे विश्व का इतिहास भी शामिल होता था, भूगोल और लोगों के नाते रिश्ते और गीत संगीत, और मुझे लगता था कि वो इंसाइक्लोपीडिया हैं, वो जिसको हम वाङ्मय बोलते हैं कि विश्व वाङ्मय वो थे। तो आज उनकी जो है एक जो बरसी है उसके पर हम जो है आज उन्हें स्मरण कर रहे हैं। और मेरे सामने जो चित्र दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है कि कई बार यूँ लगता है कि अभी बात कर लेंगे, तो लेकिन अब ये सब चीज़ें स्मृतियों की हैं। मैं उन्हें नमन करता हूँ, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूँ। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश। मदन भाई की स्मृति में हमारे साथ अनेक लोग हैं, और एक खास मेहमान हमारे साथ हैं। उनका नाम है कर्नल शांति प्रसाद थपलियाल। कर्नल साहब जो है ज्वालपा देवी मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं, और मदन भाई का ज्वालपा देवी से बहुत ही लगाव रहा। और जब हम पहली अपनी स्मारिका निकाल रहे थे उसमें भी उन्होंने बहुत काम किया था, उनको ही हमने मुख्य संपादक बनाया था। और अब हम जो है बात करते हैं। भाई साहब, आप मदन भाई को अगर याद करना चाहें, क्या शब्द होंगे जिन्हें आप उन्हें समर्पित करना चाहेंगे? ऐसा है कि दिल्ली में आके हम लोग अपने समझ लीजिए 12वीं ग्रेजुएशन करके जब आए तो कुछ पढ़े लिखे लोग थे जिनके बारे में की बातचीत होती थी कि भाई दिल्ली में कौन कौन पढ़ा लिखा आदमी है, थपलियाल कौन है। एक थपलियाल पना बोलते थे ना जिसको, वो एक ऐसा एक माहौल सा था जो क्रिएट हो गया था दिल्ली में, एंड ही वॉज वन ऑफ द प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ दैट। इन्हीं के साथ दूसरे मायाराम थपलियाल थे जो प्रिंसेस पार्क मेस में रहते थे, और ये लोग आपस में बहुत परिवारों के लिए, थपलियालों के लिए और समाज के लिए बेसिकली बहुत अच्छे अच्छे काम सोचे और किया करते थे। मेरा जब इनकी पुस्तकें पढ़ने का शौक़ था मुझे उन दिनों में, तो जब भी कोई नई पुस्तक शुरू होती थी तो मदन भाई साहब ये आपके लिए मैंने भेज दिया है, तो हमारे पास पहुंच जाती थी। पुस्तक क्या है? बेसिकली समाज का स्वरूप है। अमरगढ़ भावमा किताब लिखी जबल साहब, किताब इम छक्या आचा, जो वहाँ का जीवन है। तो वो जीवन की जो विविधताएं थी, जो बारीकियां थी, इनकी पुस्तकों में दिखती हैं। और जो आदमी वहाँ दिख गया, वहाँ रह गया, उसके बारे में सोच लिया, इसका मतलब उसका जन्म वहाँ के लिए सफल हो गया। मैं उनको श्रद्धांजलि ही दे सकता हूँ। और हमारे तो ज्वालपा से लगे हुए थे, वो ज्वालपा के परम भक्त थे। इसी के साथ धन्यवाद जी। 2019 में वो विशेष रूप से वहाँ उन स्थितियों में भी आए थे जब उनको चलने में बड़ी दिक्कतें हो रही थी, और लेकिन ज्वालपा आना उनका जो एक वो था कि मैं पहुँच गया, बहुत बड़ी बात है। तो ये उनकी स्मृतियों में है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल साहब, थैंक यू। जहाँ तुम चले गए, चिट्ठी न कोई। रमेश चंद्र थपलियाल वो नाम है जो कि ज्वालपा देवी मंदिर समिति के मुख्य सचिव होने के नाते हम लोगों में काफ़ी प्रचलित है, और उनकी स्मृतियाँ भी मदन भाई जी के साथ में रही हैं। क्योंकि जब भी कभी हम बड़ी मीटिंग करते थे, कुछ करते थे, उनकी सलाह लेने के लिए हम यहाँ हिमालय अपार्टमेंट ज़रूर आते थे, और बहुत सारी बातें उनके साथ में करते थे, बहुत सारी उनकी सुझाव हमें मिलते थे, और वो हमारा एक जो है बहुत बड़ा जखीरा होता था। रमेश जी, आप बताएं जो है कि आप उनको, मदन भाई को किस तरह से याद करना चाहेंगे? मेरा परिचय 50 वर्ष पूर्व मदन भाई साहब के साथ में था। हम 70 के दशक में एक संस्था चलाते थे, गढ़ भारती जी, और सचिव का दायित्व तो मेरे पास था उन दिनों। तो उन दिनों बड़े सारे दिल्ली में हम लोग बहुत कार्यक्रम करते थे,
बड़े भाई साहब नेताजी नगर में रहते थे और हमारा अक्सर इनके घर में आना जाना होता था। और मदन जी से हमको उस क्षेत्र में हम जब गतिविधि करते थे तो तब हमें उनके बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी मदद की, और वो बड़ी आसानी से हमारी जो ये समस्याएं होती थी उनको हल करते थे। और बड़ी जैसे किताबों का लिखना और उनका संपादन करना, ये इनमें बड़ी दक्षता थी उनको। और गढ़ भारती से बहुत अच्छा उनका प्रेम था। मैं विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ भाई साहब को। धन्यवाद। सन 2019 में जब हम ज्वालपा देवी की स्मारिका निकाल रहे थे, ज्वालपा जोत, ये नाम उन्होंने ही जो है सुझाया था, ज्वालपा जोत, है ना। और इस तरह कई चीज़ें हमें सुझाते रहे हैं। और वंशावली के दरअसल में उनसे मिलना मेरा तो उनसे इस तरह से हुआ था कि मैंने सोशल मीडिया में लिखा था कि थपलियाल वंशावली के पर काम कर रहा हूँ, जो लोग रुचि रखते हैं मुझे इस नंबर पर सूचित करें। और यहाँ से पहला फ़ोन उनका आता है कि आप जो है ये कर रहे हैं, मैं मदन थपलियाल हूँ और मैं यहाँ रहता हूँ आईपी स्टेट में, बताइए क्या आप कर रहे हैं। तो मैंने उनको बताया कि मेरे मन में क्या है, किस तरह से हम जो है उस पर काम कर रहे हैं। तब तक मैं काफ़ी कुछ शोध कर चुका था और लगभग 175 गांव में थपलियाल जाति के लोग रहते हैं गढ़वाल में। तो मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने मुझे बहुत सारे और गाँव के नाम बताए। और फिर मैं उनके पास आया, कर्नल साहब और बुद्धि वल्लभ जी थपलियाल और हम जो 4-5 लोग मिल करके और फिर उस काम को आगे बढ़ाने का संकल्प लिए थे। ये भी हमारी स्मृति में है कि उन्होंने हमें बहुत बड़ा मार्गदर्शन किया था। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश। मदन थपलियाल जब अपनी राजकीय सेवा में थे और मुझे इस तरह की बहुत सारी घटनाएं याद हैं जब वो बताते थे कि मैंने किसके साथ में क्या कैसे कैसे सहायता की या किस तरह से जुड़ाव हुआ। वो इंसानी तौर पर जो है आदमी से जुड़े रहना पसंद करते थे। और ऐसे ही एक रिश्ता सोनिया जी से जब मैंने पूछा कि आप मदन जी को कैसे जानते हैं, उन्होंने कहा मैं बेटी की तरह हूँ। अब शब्द तरह मैंने पकड़ लिया तो मुझे लगा कि तरह में बहुत सारी बात है, वो खुद बताएंगी। सोनिया जी, आप किस तरह से याद कर रही हैं मदन भाई को? मैं बहुत छोटी थी, बचपन से ही उनको जानती हूँ और हमारे घरेलू भी उनके साथ बहुत अच्छे पारिवारिक, आंटी वगैरह सब लोग तो मुझे अपनी बेटी ही मानते हैं। तीनों भाई अचल, नवल, अतुल, सब लोग मुझे अपनी बहन ही मानते हैं। भाभियाँ सब बुआ का बच्चों को बोलती है तुम्हारी बुआ है। तो उस वजह से तो रिश्ता हमारा है ही। और एनडीएमसी में जब मैं आई तो अंकल की वजह से ही आई, क्योंकि मेरे पास क्वालिफ़िकेशन थी तो मुझे था कि मुझे इस क्वालिफ़िकेशन की जॉब मिल जाए। उस टाइम पर कॉन्ट्रैक्चुअल और इस तरह जैसे होता है वैसे स्टार्ट हुई थी। मैं बहुत छोटी थी, 18 साल की, और बहुत मतलब बचपने से समझ लीजिए बस बिल्कुल 12th करते में आई तो मेरे को डर सा लगता था। मैं बिल्डिंग में नहीं जाती थी, एस्टेब्लिशमेंट में नहीं जाती थी, हर चीज़ के लिए अंकल के पास जाती थी। तो वो सब चीज़ें ऑफिशियल तो कभी लगा ही नहीं कि जब तक वो थे कि मैं ऑफिस में नौकरी कर रही हूँ। ऐसे लगता था बस जैसे घर में ही हूँ मैं अपने। जो आजकल का माहौल हो चुका है उसमें और अब में तो ज़मीन आसमान का अच्छा, एक बात ये बताइए कि जब जनसंपर्क में बहुत सारा विस्तार होता है काम का और लोड भी होता है एक तरह का, अचानक सी चीज़ें आती हैं, कभी आपने उन्हें परेशान होते देखा? कभी भी नहीं, बल्कि मैं आती थी तो मैं देखती थी उन्होंने 4-4 बजे तक खाना नहीं खाया होता था। मैं कभी कोई एप्लीकेशन साइन करवाने आती थी, क्योंकि बेटी मानते थे तो मैं तो फिर कई बार गुस्से में भी बोल देती थी कि आप रिटायर हो जाओगे तो क्या एनडीएमसी चलेगी नहीं, आप खाना तो खाओ एटलीस्ट। आंटी भी यही गुस्सा करती थी कि देख ले बेटा ऐसे कहना नहीं मानते। फिर थोड़ा सा इनकी हेल्थ पे भी आ गई थी चीज़ें, पर वो बस दिन रात जुटे ही रहते थे। 7 बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं, और छुट्टी वाले दिन भी मतलब जो है उनको काम करने का बहुत शौक था। बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। और जब तक अंकल मतलब ज़िंदा थे, कोई भी चीज़ें हमें कोई सजेशन लेना है, कोई राय लेनी है, कोई भी चीज़ पूछनी है उनसे दिल्ली के बारे में, डिपार्टमेंट के बारे में, अपनी कोई चीज़ें, तो हम उनसे ही राय लेते थे। आज तो कोई आज की डेट में कोई सही सलाह भी नहीं देता सर, आपको भी पता है। जी जी जी।
उन्होंने स्थान एक तो कोई किताब नहीं ले लिखी सकता। थी हाँ दिल्ली जी। पर, उन्होंने एक किताब हाँ लिखी जी, थी। हाँ जी। और मैं यूँ बताऊं आपको कि वो किताब इतनी महत्वपूर्ण है कि जैसे एक एक गज गज पर का उन्होंने जो है नाप नाप करके जो बिल्कुल है सर, मैं देखा हो और लाइब्रेरी में लिखा ही हो। हूँ और वो पूरे सेट्स मेरे पास ही आए थे और एक एक चीज़ का ब्यौरा है उसके अंदर। आज हाँ। भी वो किताब चेयरमैन तक को हेल्प करती है। आज भी कोई चीज़ होता है तो वही किताब मांगी जाती है। यहाँ तक कि जब एक बार ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे और शायद उन्होंने किसी एक जगह का नाम लिया कि यहाँ पर ऐसा है, अब वहाँ सरकारी व्यवस्था में किसी को ये मालूम नहीं था कि ये जगह कहाँ पर है, क्या है, तो किसी ने कहा कि भैया उनको बुलाओ, मदन थपलियाल को बुलाओ, वो बताएंगे। जहाँ तुम चले गए चिट्ठी न कोई। मित्रों, अब हम केवल वहीं पहुंचते हैं जहां सीधे जो है चौका चूल्हा है और जहां बहुएं जो है कहीं ना कहीं अपने ससुर को पिता रूप में देखती हैं। और सीमा थपलियाल हैं, वो जो है नवल जी की पत्नी हैं। नवल जी जो है उनके मदन जी के जो है पुत्र हैं। और मैं जानना चाहता हूं कि सीमा जी, आप उन्हें जो है किस रूप में जो है देखते हैं, आपकी स्मृतियों में वे किस तरह से रहे, क्योंकि हमारे जैसे कई लोग यहाँ आते जाते रहे, चाय पानी और तमाम मेहमानदारी सब होती रही है, आप उन्हें किस रूप में देखते हैं? पापा जी को जब मुझे फर्स्ट टाइम देखने आए थे तो मुझे अपने सिर्फ पापा की छवि नजर आई थी। हाँ। तो बस दिल से होता है हाँ, तो हाँ उसी समय हो गई थी। अच्छा। और हमेशा उनको अपने पापा का समान, मतलब अपने पापा के समान समझा है। हाँ। और हमेशा उनकी सौम्य छवि, उनकी मधुर मुस्कान, हाँ। मतलब ज़्यादा नहीं, मतलब एक हल्की सी जो होती है हाँ। बिल्कुल, वो मेरे दिल में अभी आज तक है, हमेशा रहेगी। हाँ। और वो मेरे लिए आज भी जीवित है, हमारे आसपास ही है। जी जी जी। कभी ऐसे कोई मौका हुआ होगा कि वो गुस्सा हुए हों? गुस्सा तो किसी वजह से नहीं होता। ऐसा कभी आए नहीं। और कभी ये भी हुआ होगा कि भाई जो है थके मांदे आप भी आए हैं, लेकिन जो है 2-4-10 आदमी यहाँ आ गए, यहाँ तो लोग आते रहते थे, तब कैसे लगता था? हमें भी खुशी होती थी, चलो घर में चहल पहल है, उनके कारण चहल पहल होती थी जी। और उनको अच्छा लगता कि लोग आते रहें, सब खूब अच्छा मेल जोल बना रहे सबका, उनको अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगता था। सबको बुलाना, खिलाना पिलाना बहुत अच्छा लगता था उनको। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश। घर की ही बात है और घर में जो है दूसरी बहू है, और दूसरी बहू है, इनका नाम भी सीमा है, लेकिन कहीं घर में ये ना हो जाए कि सीमा कौन सी वाली आवे, तो इसलिए उन्होंने नाम में फ़र्क कर दिया। ये है सुरभि थपलियाल और ये अचल थपलियाल जी की पत्नी हैं। और एक ससुर को जो है जो बहू है किस तरह से याद करे, और आमतौर पर जो है पुराना जो एक वो था संबंध, उसमें डर और भय का वातावरण होता था। लेकिन जो है आपका क्या तजुर्बा रहा है? आपने बहुत सेवा की है उनकी। पहले तो मेरे ससुर नहीं, मेरे पापा थे, तो मतलब मेरे को पापा से भी ज़्यादा उन्हीं से प्यार मिला। तो मतलब मेरे पास ऐसे कोई शब्द नहीं है कि मैं कह सकूं। बहुत प्यार, सब कुछ, बहुत सम्मान, जो मिलना चाहिए वो मिला उनको मुझे। तो मतलब मेरे मैं कुछ कह नहीं सकती। चलो कोई बात नहीं। मतलब बहुत ये होता है कि जब हमारा जो है एक बहुत गहरा मतलब लगाव उन्होंने होता हाँ है। वो बिल्कुल मेरे पिता से भी ज़्यादा उन्होंने प्यार दिया, सम्मान दिया, इज्जत दी, और इतना प्यार किया कि उन्हें भुला पाना ना बहुत मुश्किल। तो उन्हें हम हर वक्त, हर शब्द उन्हें हम हमेशा याद करते हैं, और हमेशा वो हमारे लिए बहुत ही पूजनीय रहे। जी जी, जितना सम्मान वो दिया है उन्होंने, तो वो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तुम चले गए चिट्ठी न कोई। मदन भाई की एक विशेषता थी, वे यारों के यार थे और दोस्ती करते तो पक्की। और ऐसे दोस्त हैं जो हमारे साथ इस समय है। भगवान सिंह जी नाम है आपका, 69 से जो है जुड़े हुए हैं। अब कितनी सारी स्मृतियां होंगी। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। ये बताएं कि मदन भाई को आप किन शब्दों में याद करना चाहेंगे?
कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको उनके लिए कोई शब्द होता नहीं है जी। सिर्फ उनको मैं दिल की गहराई से ही याद कर सकता हूँ हाँ। और मेरे पास ऐसा कोई शब्द नहीं उनके लिए प्रयोग कर सकूँ। फिर भी जो है कोई याद आपकी ऐसी जो कि लगता है कि यार मदन भाई आ गए तो जो है बड़ी प्रसन्नता हो गई या चीज़ बदल गई, कुछ हो गया ऐसा? मदन भाई जब कभी भी हमको कोई भी काम पड़ता था या परिवार से हमारा टच था, आना जाना था, और मतलब मैं तो उनके घर का ही सदस्य हूँ, उसमें अपने छोटे भाई की तरह जानते हैं मेरे। जी जी। अभी भी मैं जुड़ा हूँ, जो भी हमारा काम होता है वो हमेशा याद करते रहते हैं। जी जी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनके कोई ऐसा नहीं है उनके बारे में कुछ कोई शब्द ऐसा नहीं है कि मैं प्रयोग कर सकूं कि उनकी क्या अच्छाइयाँ है। जी जी। वो अनंत बात वाली बात है। और जी। जब कभी भी कोई भी सलाह होती थी उनको दीदी, उनकी सलाह बहुत सटीक होती थी। और कोई भी जब भी उनके पास जाते थे तो कोई जब भी बातचीत होती थी उसमें सलाह बहुत होती थी, और सलाह ऐसी होती थी कि वो एक प्रैक्टिकल होती थी, उसको आप पूरा कर सकते थे और उससे आपको अच्छे परिणाम मिलते थे। जी जी जी। आपने इन शब्दों में याद किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश। मदन जी 3 भाइयों का समूह है। सबसे बड़े भाई साहब गोवर्धन जी और बीच वाले वो स्वयं थे, और आप हैं भगवती प्रसाद जी थपलियाल। तो गांव का नाम तंगोली है, और उस तंगोली गांव मैं गया हूं, और वहां पर जो ज्वालपा देवी का मंदिर अब बना है वो भी जो अद्भुत है। लेकिन बात ये करेंगे कि एक जो है विद्वान भ्राता और जो है दुनिया का जाना पहचाना चेहरा, तो कभी आपको भी ये हर्ष होता होगा कि हाँ मेरा भाई ऐसा है। आप किस तरह से स्मृतियों में रखते हैं? देखो जी, ऐसा है कि हमें तो जब भी भाई का नाम कहीं पर आता है तो हमें बहुत खुशी होती है, क्योंकि वो ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जिसे अलौकिक कहे या नैसर्गिक कहे, यानी मतलब सारे गुण उनमें विद्यमान थे। चाहे लिखना हो, चाहे किसी को कुछ समझाना हो, है ना, हर तरह से हो, मतलब हर परिपूर्ण थे हर चीज़ों से, है नी। और हमें तो ये सबसे बड़ा सहारा हमारा वही थे, भाई साहब थे, है नी। तो जब भी कोई अवस्था पड़ती थी पहले सलाह उन्हीं से लेते थे हम कि भाई जी क्या करना है, कैसे करना है, और वो हमें जो सलाह देते हैं बिल्कुल सही, एकदम सही राय देते थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जहाँ तुम चले गए, चिट्ठी न कोई। आज हम मदन भाई जी को याद कर रहे हैं, और सुमन जी हैं गोवर्धन भाई जी की जो है बड़ी पुत्रवधू हैं, और ये जो है बहुत एक्टिव हैं। मैंने पहले भी इनको जो है घर में देखा है कि सबसे ज़्यादा एक्टिव जो है ये रहती हैं, तो उससे ये लगता है कि सबसे बड़ी बहू होने के नाते वो अपना किरदार पूरा निभाती हैं। मदन भाई साहब जो है यूँ तो जो है जग प्रिय थे, लेकिन आपकी स्मृतियों में जो है वो किस तरह से रहे हैं? जो मदन चाचा जी हैं उनको तो हम कभी भुला नहीं पाएंगे, क्योंकि वो एक हमारे मार्गदर्शक थे, पथदर्शक थे, और हमारे परिवार के वो एक ऐसे सदस्य थे कि हम उनसे पूछकर कोई काम नहीं करते थे। तो हम मतलब इवन उनके जाने से हमारे परिवार को एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। इवन सभी बच्चों के जो भी कार्यक्रम हैं, इवन मेरी शादी का जो भी सामान वगैरह था, चाचा जी ने, इवन जो लोग आज बाहर से पैकिंग करवाते वो हम लोग करते थे। तो मैंने एनडीएमसी में 7 साल एज ए टीचर जॉब किया। तो जब वो रहते थे, वो पीआरओ थे, तो मुझे टेंशन नहीं रहती थी, ऐसा लगता था एनडीएमसी अपना ही घर है। पर उनके जाने के बाद बहुत जो कहते हैं वो क्षति हम कभी पूरी नहीं कर पाएंगे, पूरी नहीं कर सकते। और जो अब हमारे जो बच्चे हैं, हम चाहते थे कि उनके रहते वो उनकी छत्र छाया में पले बड़े। वो जब हम निशब्द हो जाते हैं तो भाव बोलना शुरू कर देते हैं, और भाव ने वहाँ तक बोल दिया जहाँ पर की आवाज़ थम जाती है। मदन भाई को हम इन्हीं शब्दों में, इन्हीं भावों के साथ याद कर रहे हैं। 1 साल बीत गया है, उनके बिना मैं नमन करता हूँ। मधु श्रीवास्तव वो नाम है
जिनको मदन भाई जब भी जो है संपादकीय में लिखते थे डॉक्टर मधु के श्रीवास्तव। मैंने कहा भाई साहब ये के क्या होता है? बोले कुमारी होता है। तो मैंने कहा के पहले लगा देते ना, तो जो है अब आज वो हमारे बीच में है। लेकिन मदन भाई को याद करेंगे क्योंकि बहुत काम किया उनके साथ, जो है नमामि गंगे और जो है कई दूसरी तीसरी किताबें निकाले हैं और वो तमाम आपके संपादकीय में भी मदद करते रहे हैं। आप उन्हें किस तरह से याद करते हैं? नहीं, निस्संदेह उन्होंने बहुत सहायता की मेरी तमाम पुस्तकों में। आज मेरे लिए तो वो गार्जियन थे, सलाहकार तो हम लिखते थे किताब में, लेकिन ही वॉज लाइक ए गार्जियन, क्योंकि दिन भर में 3-4 फ़ोन तो होते ही होते थे। और जहाँ मैं फंसती थी मैं फ़ोन करती थी, मदन जी क्या करूँ? बोले कोई नहीं, शाम तक बताता हूँ, और शाम को उसका जवाब आ जाता था। तो उनमें आधुनिकता जितनी थी उतना ही उन्हें धर्म से लगाव था। उनको पढ़ने का बड़ा शौक़ था, वो बिल्कुल करंट थे। उन्हें करंट न्यूज़, करंट अफेयर्स, करंट पॉलिटिक्स, जो कुछ है सब करंट था। किसी पे आप बात पूछ लीजिए, चर्चा कर लीजिए। और याददाश्त ज़बरदस्त थी, एनसाइक्लोपीडिया थे, बहुत सारी चीज़ों पे पूछो तो आप एक लाइन पूछो वो आपको 1000 लाइनें सुना दें। ऐसी उनके अंदर क्वालिटी थी जो कि रेयर होती है। पंडित नारायण दत्त तिवारी के लिए कहते हैं ऐसा कि वो बड़े विद्वान थे और उनका ज्ञान बहुत था। मुझे अपने सर्किल में, अपने लोगों के बीच में मदन जी ऐसे दिखाई देते हैं। और आज 1 बरस हो गया है, एक क्षण भी ऐसा नहीं लगा कि उनकी कमी नहीं खली हो। हर क्षण उनकी कमी खलती है। और हम भगवान से ये कहते हैं कि भगवान जी इतनी क्या जल्दी थी आपको, क्योंकि 2 दिन पहले ही उन्होंने मुझसे कहा था कि बस आँखों का ऑपरेशन हो गया है और 2 दिन में डॉक्टर ने कहा है कि आप सब काम कर सकेंगे। तो मुझे उन्होंने इंश्योर किया कि भाई तुम्हारा जो भी पेंडिंग काम है, जहाँ कहीं भी मेरी सलाह की ज़रूरत है, मैं वो सब कर दूँगा। और 2 दिन बाद ऐसी खबर का मिलना इतना शॉकिंग है कि बस शौक की तो आप जानते हैं ना, शौक के लिए शब्द नहीं होते, निशब्द ही हो जाते हैं। तो बस अब यही है कि जितना साथ मिला, मतलब वही बहुत प्रीमियम था। उसी के लिए हम भगवान के आभारी हैं कि इतना साथ उन्होंने दिया मुझे। और सच्ची बात यही है कि जब कोई पास होता है ना तो उसकी उतनी कीमत नहीं लगती, लेकिन जब वो पास नहीं होता है तब ये पता लगता है कि हमने कौन सा हीरा खोया, हमने कौन सा रत्न खोया, हमने क्या किया। तो आज 1 बरस पे सब मित्र लोग यहाँ, परिवार वालों ने इकट्ठा किया है उन्हें, वो सब इकट्ठे हुए हैं। और आज उनकी स्मृति विशेष को मैं नमन करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जहाँ कहीं भी हैं उनकी उज्ज्वल आत्मा को अपने श्री चरणों में जगह दें। ओम शांति। ओम शांति। और ये जो शांति है, देहो शांति, अंतरिक्ष गुण शांति, पृथ्वी शांति, आपा शांति, औषधया शांति, वनस्पति, तमाम तरह की शांतियाँ वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक वैकुंठ लोक हैं और जहाँ मदन भाई साहब शांति की कल कामना कर रहे हों। उन्हें बहुत नमन। आज 1 वर्ष बीतने पर जब हम उन्हें स्मरण कर रहे हैं तो वास्तव में जो है वो चीज़ें हमारे मन से कहीं दूर चली जा रही हैं, जो कि उस समय हम ये मानते थे कि हाँ ये कितने महान हैं, कैसे हैं। होता है, ऐसे अवसर आते हैं जबकि व्यक्ति निःशब्द हो जाता है। ये निःशब्द होने वाली स्थिति है 1 साल के बाद भी, लेकिन वे हमारे मनों में, हमारे दिलों में, दिमागों में बसे हुए हैं, लंबे समय तक जीवित रहेंगे। मैं उन्हें नमन करता हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।